ज्योग्राफी में क्या चल रहा था बेटा बताएं। वही रखो और जरा सा मोबाइल से लॉक कर लेना। हाँ, साउंड वाउंड देख लेना। तो थोड़ा सा बेटा रिवाइज कर लेते हैं, 2 मिनट, फिर आते हैं जहाँ पहुंचे। हम लोग पढ़ रहे थे पवन, है ना बेटा। आ, पवन को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था, अस्थाई, अस्थाई, सामयिक, है ना बेटा। जिसमें हम लोग अस्थाई पवनों पे चर्चा शुरू किए थे, सब हो गया ऊपर का। तो जिसमें हमने बात किया था समुद्री पवन, स्थलीय पवन, चोटी की समीर, घाटी की समीर, मानसून पवन, और अब चर्चा हो रही है आपसे चक्रवात और प्रतिचक्रवात। तो पहला प्रश्न तो यही कि चक्रवात किस प्रकार के पवन है, तो अस्थायी है। मानसूनी पवन कैसा है, अस्थायी है। अगर विकल्प में ऐसा दिखता है तो आप जवाब दीजिएगा, और ये सब पूछे जाते हैं। अब हम लोगों के लिए तो बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन कंपटीशन में जरूर पूछ लिए जाते हैं। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पवनों का नाम दे देते हैं, नाम दे के पूछते हैं कौन सा अस्थायी पवन नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर अस्थायी पवन का नाम पता है तभी आप अस्थायी को ढूंढ पाएंगे, क्योंकि अस्थायी और सामयिक पवन बहुत है, परेशानी होगी। तो मैंने बताया था कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात भी अस्थायी पवन है। आने का कारण वगैरह हमने आपसे व्यापक चर्चा किया था, भाई क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, पवन काहे तेज होती है, धीमी होती, सब मैंने बताया। पवन की गति निर्भर करती है बेटा वायु दाब के अंतर के कारण, ठीक है। यानी दो स्थानों के बीच में वायु दाब का अंतर जितना अधिक होगा, पवन का वेग अधिक होगा, एक फैक्टर है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा फैक्टर भी जुड़ा है कि वायु दाब का अंतर कम हो, परंतु वायु दाब की पट्टियां पास पास हो, तो ज्यादा अंतर से भी तेज पवन चल जाते हैं। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी दो स्थानों के बीच में अंतर ज्यादा है और दूरी अगर ज्यादा है, उसकी बनस्पत अंतर कम है और वायुदाब भी अंतर कम है, तो तेज पवन चल जाते हैं। मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया था, ये दिमाग में रखिएगा। तो चक्रवात जो उत्पन्न होते हैं, उनके उत्पन्न होने के आधार पे हम लोग उसको 2 भागों में बांटते हैं। थोड़ी तकलीफ हो रही है बेटा, हाँ परेशान, हाँ तुमसे तुमसे बात करें, तुम्ही से। ये सब थोड़ा छूटा छाटा है तो घबराना मत, अभी थोड़ा फिर लय में आ जाओगे, अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो ये मैंने बताया था कि एक चक्रवात आते हैं उष्ण कटिबंधों में, बोले बेटा उष्ण कटिबंधों में चक्रवात क्यों आते हैं? सिर्फ ताप के कारण। ताप के कारण संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं और जिससे वो चक्रवात आते हैं, और ये चक्रवात तीक्ष्ण होते हैं, शार्प होते हैं, भयानक होते हैं, और धरती के सबसे बड़े इलाके पे यही चक्रवात आते हैं, नुकसान बहुत करते हैं। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में इनको हम लोग अलग अलग नाम से पहचान देते हैं। 4 नाम से मैंने परिचय कराया था। एक का नाम है हरिकेन, एक का नाम है टॉर्नेडो, एक का नाम है टाइफून, और एक का नाम है विली विली। क्लियर है बेटा? बिली बिलीज या बिली विली दोनों नाम से जाना जाता है। कौन कहाँ आता है इस पे हमने आपसे व्यापक चर्चा कर लिया है। हो गया है ना बेटा? अगली हेडिंग नहीं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अगला क्या है बेटा? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। थोड़ा डायग्राम से देखिए बेटा, समझने की कोशिश करिए। और इस बार हम भी कमर कसे हुए हैं कि रिजल्ट तो किसी हालत में आएगा, क्योंकि मुझे भी आक्रोश लग रहा है। देखो, अगर महाभारत युद्ध में कर्ण अगर लड़ रहा है ना, तो हारना तो पसंद नहीं करेगा, भले कुछ न कायर भी लड़ रहे हो, है ना। तो अगर हम युद्ध में एक पक्ष के साथ लड़ रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे कि हमारे लोग विजेता बने, चाहे उसमें लड़ने वाले और लोग भले ही मूर्ख प्रकृति हो, क्योंकि बेइज्जती तो मेरी भी होगी। अगर मेरा बच्चा सफल नहीं हुआ तो नाक तो मेरी भी कटेगी, बाकी तो पहले से कटाए हुए हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे तो फर्क पड़ता है कि मेरे बच्चे असफल तो नहीं हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।
है ना बेटा, हम कोशिश करेंगे और व्यक्तिगत आधारों पे कोशिश करेंगे। एक टीचर के रूप में जो मेरा फर्ज है वो तो हम करेंगे ही, पर्सनल बेसिस पे जो हम कर सकते हैं वो भी करेंगे, ताकि बच्चों का रिजल्ट आए, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखे। बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं, घबरा रहे हैं क्योंकि उनके साथ मूर्खता कर रहे हैं, तो परेशानी हो रही बेटा। तो इस बार हम कोशिश करेंगे सबके साथ, रिजल्ट जरूर आएगा। बस ये कि थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिएगा, है ना। सपोर्ट ये करना है कि हम चुनाव लड़ेंगे तो वोट वोट दीजिएगा। ना ना भैया, ये सब काम मेरे पास का नहीं है। आपको सिर्फ इतना से सपोर्ट करना है बेटा कि जो हम कहें उसको कर लीजिए, ठीक है। और मान लीजिएगा जो बात हम कहें आपसे उस बात को एग्जीक्यूट करिएगा, लागू कर लीजिएगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा। दुख यही होता है कि हम कहते रहते हैं और आप उसको मानते नहीं, अपनी वाली करते रहते हो, गड़बड़ हो जाएगा। और हम कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे बेटा जो आप कर नहीं सकते हो, माने हम वही बातें कहेंगे जो आप कर सकते हो, आराम से उसको करिएगा, हो जाएगा बेटा, घबराइए नहीं। अभी हम लोग का साल भर का वक्त है, परीक्षा जून 2024 में होगी और औकात बताएंगे इनकी, वो दिल्ली वाले भैया जी हों चाहे लंदन वाले भैया जी हों, है ना। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, फिर औकात समझ में आ जाएगी सबकी, है ना। नहीं नहीं, वो खराब शब्द में बोल देता हूँ, अति उत्साह में नहीं बोलना चाहिए कि हम किसी के औकात रखने नहीं गए भैया, अपनी जिंदगी बनाने गए, बात कर रहा हूँ। तो कम से कम ऐसा जरूर हो कि हमारा नॉलेज वॉलेज थोड़ा ठीक ठाक हो विषय का, तभी हम कर पाएंगे बेटा कंपटीशन में बेहतर। अब डायग्राम में जरा देखो और समझने की कोशिश करो। जैसे ये पृथ्वी है ना बेटा, तो पृथ्वी का एक इलाका जो होता है ये, जिसको हम लोग मोटा मोटा कह सकते हैं 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, है ना बेटा। तो इधर भी होगा तो इधर भी होगा, तो यहां भी आपको मिलेगा 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री। अब दोनों तरफ 66 दिख रहा है, दोनों तरफ 23.5 दिख रहा है, तो परेशानी है। तो इधर लगा देते हैं क्या बेटा, नॉर्थ, और इधर लगा देते हैं क्या, साउथ, ठीक है। अब एक बात, ये अक्षांश रेखा है कि देशांतर है, अक्षांश है। तो अक्षांश रेखाएं तो बहुत है, 0 से 90 तक इधर भी, 0 से 90 तक इधर भी। तो कुछ अक्षांश रेखाओं को नाम देते हैं, सारी अक्षांश रेखाओं को नाम नहीं देते। जैसे 0 वाले को भी एक नाम दे दिए, विषुवत रेखा, इक्वेटोर, भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा है। अब 10 डिग्री वाले का नाम नहीं है, 9 डिग्री वाले का भी नाम नहीं, बस 9 डिग्री लैटिट्यूड बोल के काम चलाएंगे। लेकिन कुछ अक्षांश रेखाएं ऐसी हैं जिनको हम लोगों ने नाम दे रखा है, क्योंकि इनकी कुछ खासियत है, इसी वजह से। तो इसमें से नाम बता देंगे किसका क्या क्या है। अब 1 2 3 4 5 रेखा तो दिख ही रही है तो अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड है ना, तो इनके नाम आम है बेटा। राय साहब निर्विकार क्यों हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, इनके कुछ नाम आम है बेटा। क्या आप बोल दें, इसका तो पता ही हम लोगों को, विषुवत रेखा कहते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। यह भी पूछ लिया आपसे, मुझे भी आइडिया था कि कुछ लोग घबराएंगे इससे। कर्क रेखा मकर रेखा से नहीं घबराओगे, विषुवत रेखा से जैसे 66.5 पे गए वैसे हार्ट बीटिंग धीरे होने शुरू हो जाएगी। ये कौन सी रेखा, उसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं, अंटार्कटिक। ध्यान रखना, कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के भाग को क्या कहते हैं। पूछ ले परीक्षा में तो क्या होगा, आप कहेंगे नहीं सर ये नहीं पूछेगा, पता है आपको क्या पूछेगा, तो बता दीजिए ना, वही वही पढ़ा दें आपको। कर्क रेखा से लेके आर्कटिक वृत्त तक और मकर रेखा से लेके अंटार्कटिक वृत्त तक के भाग को क्या कहते हैं। इसी को तो हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं भैया। कल को पूछेगा शीतोष्ण कटिबंध निम्न में से कहां है, आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त तक, ऐसे ऐसे विकल्प देखे घेरेगा और इसी में कई लोग वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे।
शहीद का दर्जा मिलेगा, ठीक है, मेडल वेडल कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि परीक्षाओं में जो शहीद होते हैं ना उनको कोई पुरस्कार नहीं मिलता। युद्ध क्षेत्र में जो शहीद होते हैं उनको भले मिलता हो, इस युद्ध में शहीद हुए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर है बेटा? तो कर्क रेखा से लेके क्या बेटा, आर्कटिक वृत्त तक, और मकर रेखा से लेके अंटार्कटिक वृत्त तक जो इलाका है उसी को हम लोग भूगोल में कहते हैं शीतोष्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं थोड़ा ये भी जानो, फिर आते हैं हम बात करते हैं। ये जो इलाका है धरती का साल भर ठंडा रहता है, साल भर यहाँ टेम्परेचर कम रहता है, बस कभी ज्यादा कम रहता है कभी थोड़ा कम रहता है, लेकिन हमेशा कम रहता है। इसलिए इन इलाकों में पूरे साल भर में बर्फ जमी रहती है। छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, ध्रुवों पे बर्फ जमी रहती है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है। यहाँ पे साल भर क्या रहता है बेटा, ठंडा रहता है। हाँ, एक समान ठंडा नहीं रहता, कभी ज्यादा टेम्परेचर माइनस में रहता है कभी कम माइनस में रहता है, लेकिन कुल मिला के माइनस में रहता है। ये जहां मैंने हाथ रखा हुआ है ये इलाका साल भर गर्म रहता है। हाँ, यहाँ भी एक बराबर गर्मी हमेशा नहीं रहती, कभी ज्यादा गर्मी रहती है कभी कम गर्मी रहती है, लेकिन रहती है साल भर गर्मी, थ्रू आउट ईयर सिर्फ गर्मी रहती है। अब हम जिस इलाके की बात कर रहे हैं ये दोनों के बीच का इलाका है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंधों की सबसे पहली खासियत है कि साल भर में 2 ऋतुएं मिलती हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यहां साल भर में 2 अस्पष्ट ऋतुएं मिलती हैं, एक जरूर ग्रीष्मकाल होगा और एक जरूर शीतकाल होगा। आपके यहां है ऐसा? माने एक गंभीर गर्मी का समय भोग ही रहे हैं, अभी भुगतान कर ही रहे हैं, थोड़ा सा राहत भले हुई है, लेकिन अभी मुझे लगता है 20 दिन पहले तो लग रहा था बेहोश हो जाएंगे सड़क पर, बताना नहीं है। और यही क्लास होगी, धैर्य से इंतजार करिएगा, वो 3-4 महीने, है ना। फिर कपड़े में ढूंढना पड़ता, आदमी भी है क्या इसमें, एकदम लदे फदे। एक दिन मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्ची क्लास में थी, तो बच्चे बड़े अटैच हो जाते हैं, तो वो तो पूरा एकदम लदी फदी और टोपी ओपी और ये सब लगा होगा कि उसको ठंड ज्यादा लग रही होगी, जो भी हो। तो ये क्लास विंटर में भी चलेगी ना बेटा, ये तो हमेशा चलेगी। यहाँ हर ऋतु हम लोग झेलेंगे, अभी गर्मी झेलना है, ठंडक भी झेलेंगे, वर्षा भी झेलेंगे। तो वो बार बार मुझे देख रही थी, मैंने कहा क्या बेटा परेशानी, कहा सर टोपी नहीं लगाए आप। हम कहा क्यों, कहा ठंडा लग रहा होगा। वो अरे ठीक है बेटा, ठंडा वंडा इतना नहीं लगता। तो ये सब होगा, तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ 2 ऋतु तो साफ साफ दिखती है ना व्यवहार में। भूगोल के हिसाब से हमें शीतोष्णकटिबंध में होना चाहिए, भूगोल के हिसाब से चूंकि हमारे यहाँ 2 ऋतुएं हैं तो हमें शीतोष्णकटिबंध में होना चाहिए। मेरा प्रश्न यह है कि क्या हम शीतोष्णकटिबंध में हैं? हम मतलब हम लोग यहाँ जहाँ क्लास में बैठे हैं या पूरा भारत। तो अब यही सब भूगोल वूगोल की कमी है आप लोगों की, मैप वैप देखते नहीं आप। ना ना, थोड़ा ऊपर नीचे नहीं। अगर आप प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो ऐसे ही है ना भारत। मैं प्रायद्वीपीय भारत को सिर्फ दिखा रहा हूं आपको, तो इसी के बीच से निकल रही है ना। इसके ऊपर क्या है, तो कहां है हम? पूरा उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के ऊपर है। अरे कर्क रेखा उत्तर प्रदेश को छू के नहीं गुजरती। इस रेखा मैप में भी देख सकते हो आप, अगर मैप में देखो तो मुझे लगता है ये रेखा है कर्क रेखा। इसके नीचे वाला जो इलाका है ये उष्णकटिबंध है, अरे देख लो ना मैप में। और इसके ऊपर वाला इलाका है शीतोष्णकटिबंध में। और हम लोग कहां हैं? बिल्कुल है, लिखा पढ़ी में है, और इसलिए शीतोष्ण का आनंद ले ही रहे हैं। आप कहेंगे ये मद्रास वाले या केरल वालों को नहीं आनंद मिलता, नहीं मिलता, नहीं ठंडक होती वहां। उष्णकटिबंध है भैया, वहां साल भर गर्मी रहेगी, बस कभी ज्यादा गर्मी रहेगी कभी कम गर्मी रहेगी। ये तो भारत का भूगोल जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो पोस्टमार्टम करेंगे इनका कस के।
एक बच्चे ने कहा कि सर जितना शीतोष्ण होना चाहिए उतना शीतोष्ण तो नहीं होते उत्तर में। अरे भाई ये इलाका जो भारत का है शीतोष्ण होना चाहिए ना। शीतोष्ण की परिभाषा के हिसाब से उतना शीतोष्ण नहीं होते, लेकिन होते हैं शीतोष्ण। और ये इलाका भीषण उष्ण होना चाहिए, लेकिन ये भीषण उष्ण नहीं होता। लू हमारे यहां चलेगी कि लू दक्षिण में चलनी चाहिए? अरे गर्म इलाका कौन है? दक्षिण का इलाका सबसे गर्म होना चाहिए। हॉट वेव या लू अगर चलनी है तो दक्षिण में चले, हमारे उत्तर भारत में लू चलती है, दक्षिण भारत में नहीं चलती। तो प्रश्न तो उसका वाकई शानदार था कि सर भूगोल के हिसाब से जिसे उष्ण होना चाहिए उसे उष्ण होना चाहिए, और हमें जितना शीतोष्ण होना चाहिए नहीं हो पा रहे हैं। क्या कारण है? 23 डिग्री तो है ही है बेटा। नहीं नहीं, वो भी नहीं कारण है। जैसे भूगोल के हिसाब से कर्क रेखा भारत को बीच से काट दी, अब उसके ऊपर का हिस्सा भूगोल के हिसाब से शीतोष्ण हो गया, नीचे का हिस्सा उष्ण हो गया। भारत में नहीं हो गया, कहीं भी हो जाएगा, वही इलाका इसके ऊपर होगा। अच्छा, अब प्रश्न जो बच्चे पूछते हैं ना बेटा, वो अब इतना दिन हो गया पढ़ते पढ़ाते, अब हम आप ही लोगों को नहीं समझ पाए। आप हमें पढ़ते हो, हम आपको पढ़ते हैं। तो कुछ बच्चे प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि वो हमें परखना चाहते हैं, जानते हैं वो, तो वो भी अच्छी बात है। कहे हमारा टेस्ट नहीं होगा? हमारा भी टेस्ट होगा, हमें भी टेस्ट से गुजरना होगा। एक बच्चा अगर हमारा टेस्ट लेता है तो क्यों ना ले, क्यों ना ले भाई, आप टीचर हैं, हम आपका टेस्ट लेंगे, कोई गलत बात नहीं है। और हम तो खुश हो जाते हैं। मुझसे जब कोई बच्चा प्रश्न पूछता है मैं नाराज नहीं होता, मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि एक बच्चे ने मेरा टेस्ट लिया है और इस टेस्ट में मैं 100 नंबर लाऊंगा। 100 नंबर बच्चे को देना होगा, तो बच्चा भी खुश हो जाता है कि टीचर तो 100 नंबर लेके निकल लिए, तो बड़े शानदार टीचर हैं। यही तो मौका होता है जहां आप सिद्ध कर पाओगे कि आप बेस्ट हो। अपने मन से तो सभी हाँक लेते हैं, थोड़ा आपके मन से हाँक लें तब ना समझ में आएगी बात। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चा पढ़ा पढ़ा है। तो हमने कहा कि हिमालय कहाँ है बेटा, ध्यान है? अगर भूगोल पढ़ा है तो समझ गया, पढ़ा है तो कहते ही कबूतर समझ लेगा। एक्चुअल में उत्तर में हिमालय हमारी एकदम एक्सट्रीम बाउंड्री का निर्माण करता है, और ये ध्रुवी कोनों को भारत में घुसने नहीं देता। पोलर रीजन से जो ध्रुवी कोने भारत में घुसने लगती हैं, इनको शीतकाल में भारत में घुसने नहीं देता। इसलिए हमें जितना शीतोष्ण होना चाहिए हिमालय होने नहीं देता। और इधर तीन ओर से समुद्र हमारी निगहबानी कर रहे होते हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत में जितना गर्म होना चाहिए उतना गर्म होने नहीं देते। इसलिए भारत का जो भौगोलिक व्यक्तित्व मिला है ना बेटा, वो दुनिया से निराला है, क्योंकि ऐसी भौगोलिक स्थिति में कोई देश है ही नहीं है जिसको तीन ओर से हिमालय घेरा हो और तीन ओर से सागर घेरा हो। एकदम से मैं पैक कर दिया। अब भूगोल की हर परिभाषा यहां फेल हो जाती है। प्रायद्वीपीय भारत को उष्ण होना चाहिए, सागर उष्ण होने नहीं देंगे। सागरों के गवारा नहीं होता कि मेरे रहते रहते गर्मी बढ़ा दोगे। हम काहे के लिए किस जनात के धूप मरना चाहिए हमें, और सागरों से ठंडी हमारे दंदनाते हुए घुसने लगती है स्तनों पे, टेम्परेचर को रिड्यूस कर देती है। प्रायद्वीपीय भारत में कभी आपको किसी जगह पे 42 डिग्री का टेम्परेचर नहीं मिलेगा। पूरे साल भर का आंकड़ा देख लीजिएगा, पूरे वर्ष भर का आंकड़ा देख लीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन 40-45 का आंकड़ा प्रायद्वीपीय भारत में कहीं नहीं पाया जाता। वो हमारे उत्तर भारत में ही मिलता है, और वहां तापमान भी कम नहीं होता। हमारे यहाँ जब जाड़ा आती है ना, उत्तर भारत में हम ठिठुर रहे होते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में ठंड नहीं होती। एक तो उष्णकटिबंध में है इस कारण से, और दूसरा मोर्चा सागरों ने संभाला हुआ है इस कारण से। ये सब रीजन है बेटा, ये सब कारण है। अब ये भूगोल समझोगे तब बता पाओगे, ऐसे तो याद। तो हम लोग उत्तर भारत में है बेटा, और शीतोष्ण कटिबंध की जो सबसे बड़ी परिभाषा है, यहाँ वर्ष भर में 2 स्पष्ट ऋतुएं मिलती हैं, वो हमें मिल रही है, हम प्रमाणित करते हैं। ये 2 स्पष्ट ऋतुएं हर जगह नहीं मिलती, ये ध्यान रखना।
कल को यही घेरेगा कि वो धरती का कौन सा इलाका होता है जहां साल भर में शीतकाल और ग्रीष्मकाल दोनों ऋतुएं एक साथ पाई जाती हैं। कुछ कहना नहीं है, वो शीतोष्ण कटिबंध हो। और अगर संधि विच्छेद करे तो ऐसे भी समझ में आ रहा है, शीत और उष्ण जहां दोनों का संगम हो जाए वही शीतोष्ण। तो हम तो उसी इलाके में हैं साहब। ऊपर वाले को बड़ा धन्यवाद। अफ्रीका का भी मजा लेते हैं, स्विट्जरलैंड का भी मजा लेते हैं। अभी अफ्रीका से गुजरे हैं, स्विट्जरलैंड की ओर बढ़ रहे हैं। बस इंतजार करिए जनवरी तक, एकदम टेम्परेचर ठीक ठाक हो जाएगा आपको। क्लियर है बेटा? अब जरा ध्यान से सुनना। पवन के अस्थायी क्रम को पढ़ाया गया था आपको, एकदम निर्विकार हो गए। पढ़ाया भी गया था क्या? नहीं पढ़ाया गया था, पढ़ाया गया था। अस्थायी पवन कौन कौन से थे? अब बोलो बेटा, बोलो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। व्यापारिक पवन, वाणिज्य पवन, पूर्वी पवन, एक ही नाम है ना सब। फिर विरुद्ध वाणिज्य पवन, पछुआ पवन, विरुद्ध व्यापारिक पवन, ये नाम था ध्रुवी पवन। ठीक है, अब थोड़ा मैं डायग्राम एक बार फिर बनाऊंगा, क्योंकि अब जरूरी है, क्योंकि बिना पवन को समझे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का जन्म आप नहीं समझ सकते। तो उसको थोड़ा सा देखिए। अब जैसा बहुत क्लियर हो रहा है कि आपने पढ़ा कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के जन्म का कारण ताप था, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के जन्म का कारण ताप नहीं है, टेम्परेचर नहीं है। क्या कारण है, थोड़ा देखने की कोशिश करिए। इस इलाके में जो पवन चल रही है वो इधर चल रही है, हाँ या ना? इस इलाके में जो पवन चल रही है इधर चल रही है, और इस इलाके में जो पवन आ रही है इधर आ रही है। अब इधर आइए, ये पवन जो जा रही है पछुआ पवन, पूरा दिखा दे रहे हैं, घबराइए नहीं। चलो ऐसे दिखाएं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये पूर्वा है, एक एक ठो दिखाए हैं खाली, तो ये मत समझना एक एक ठो चलती है, पूरा इलाके में चलती है, आपको समझाने के लिए। ये हो गई पश्चिमा। आपको नहीं लग रहा कि दो पवन आपस में टकरा रही है? और ये जो टक्कर होती है, ये टक्कर कहां होगी अगर गौर से देखो तो मुझे लगता है यही इलाका है। बोल नहीं रहे, लेकिन मैंने कहा बड़ी मजेदार बात है, ये डायग्राम तो एक दिन का है ना बेटा, ये डायग्राम तो 21 मार्च और 23 सितंबर का है ना। साल भर 21 मार्च और 23 सितंबर नहीं ना रहता। ये जब नीचे की ओर सरकेगा, बोल नहीं रहे, कब सरकेगा? जब सूर्य दक्षिणायन होगा। तो सूर्य अगर दक्षिणायन होगा तो पूरे मामला नीचे की ओर आएगा। तो मुझे लगता है ये मामला तो कुछ अब ऐसा हो जाएगा ना, यानी उत्तरी गोलार्ध में जब शीतकाल आएगा तो सारी वायुदाब की पट्टियां नीचे की ओर चली जाएंगी, हाँ या ना? देखो हाँ में हाँ मत मिलाना कि जो आप बोल रहे हैं सर हाँ हाँ ना, नहीं, आपको डाउट लग रहा है मुझसे बात करो। जब शीतकाल आएगा, ठीक है, कुछ तो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे पता है कौन कौन नहीं समझ पा रहा है, लेकिन जबरदस्ती सर मत हिलाओ, है ना? छूटा है तो आप नहीं समझोगे, घबरा नहीं, अगला शुरू होगा तो समझ पाओगे। अब ये भिड़ंत कहां हो रही है? शीतोष्ण कटिबंधों में हो रही है, लेकिन ये भिड़ंत कब हो रही है? जब उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल आ रहा है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल का मतलब सूर्य दक्षिणायन हो चुका है, तभी ना हमारे यहाँ ठंडक आएगी। तो इसका मतलब साफ है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में ज्यादा तीव्रता से दिखते हैं। देखो, जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होगा तब तो सब थोड़ा ऊपर की ओर ही दबे रहेंगे, एकदम इसी बाउंड्री वाले इलाके पे आपको चक्रवात नजर आएंगे खाली। लेकिन जब वायुदाब की पट्टियां नीचे चली जाएंगी तो सारे पवन अब नीचे शिफ्ट होंगे, और वो टक्कर जो ऊपर हो रही थी वो टक्कर अब नीचे होने लगेगी, हाँ या ना? बस बस यही कारण है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का।
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का कारण पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन है। ये दोनों पवन आपस में टकरा जाते हैं। एक ने कहा पवन भी टकरा जाती है, भिड़ जाती है। हाँ, भिड़ जाती है। पानी पानी से बहुत प्यार से नहीं मिलता, ये भी टकरा जाते हैं। आपने कहा है सर एक गिलास पानी दूसरे गिलास में डाले, मिल तो गया। हाँ मिल जाएगा, लेकिन प्यार से मिलाओगे तो मिल जाएंगे, और दादागिरी करोगे ना तो बड़ा बवाल होगा। मैं आपको बता रहा हूं, यहां से बहुत ढेर सारा पानी मैं छोड़ दूं, लाखों लीटर, और फिर उधर से लाखों लीटर पानी छोड़ दूं, दोनों पानी एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, मिल जाएंगे प्यार से? अरे भीषण टक्कर होगी। जहां दोनों पानी मिलेंगे ना, वो छपाक की आवाज होगी, पानी उछल पड़ेगा ऊपर की ओर, फिर समझौता होगा कि हम लोग एक ही बिरादरी के भाई, काहे झगड़ा कर रहे हैं। तो जैसे पानी बड़े प्यार से नहीं मिलेगा, दोनों तरफ से पानी का फ्लो अगर तेजी से भेजा जाए इधर से और उधर से, तो बड़े आराम से नहीं मिल जाएंगे, टक्कर हो ही जाएगी आगे, फिर बाद में भले इधर उधर हो जाए। बस यही हाल पवन का है, क्योंकि पानी तो आंख से दिखता है, पवन आंख से नहीं दिखती। और एक बात और कि पवन, बार बार मैंने बोला कि वायु उष्मा की कुचालक होती है, कई बार आपको बताया गया, बैड कंडक्टर होती है, यानी इसमें भी उष्मा का आदान प्रदान बहुत तेजी से नहीं होता। ये सब ठीक है, समझ में आ रहा है? पछुआ पवन की जो तासीर होती है, जो नेचर होता है, वो गर्म होता है। अरे यार, हम लोग गांव देहात के रहने वाले लोग, और हम ही लोगों को अगर यही सब समझाना पड़े तो कोई मतलब नहीं है। पछुआ पवन गर्म होती है, पूर्वा पवन भी गर्म होती है, लेकिन आर्द्र होती है, नम होती है। बोल नहीं रहे हैं? इसका सबसे सुंदर अनुभव होगा आपको जब गेहूं की दवाई होती है। घर वालों से पूछिएगा कि जब उसकी दवाई होती है ना, तो किसान प्रार्थना करता है कि पछुआ चले, और घर वाले बताते भी हैं कि पछुआ चल रहा है, निपटा लो काम, नहीं तो अभी पूर्वा शुरू हो जाइए तो बवाल हो जाएगा, डंठल कटेगा ही नहीं, लपटने लगता है उसी। हाँ 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 हाँ, वो बहुत बवाल होने लगता है बेटा। ये तो व्यवहारिक अनुभव है हम लोगों का, तो जो हम बता रहे हैं वो व्यवहार से पृथक नहीं है। पछुआ पवन गर्म होती है, और दिख भी रहा है क्यों गर्म होती है। ये अक्षांश निम्न अक्षांश है और ये उच्च अक्षांश है। इधर की ओर निम्न अक्षांश कहते हैं और इधर की ओर उच्च अक्षांश कहते हैं, लो लैटिट्यूड हाई लैटिट्यूड। अब ये कम अक्षांश से अधिक अक्षांश को नहीं जा रही है। पछुआ पवन लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की ओर जाती है, और सिर्फ यही गड़बड़ी करती है। बाकी पवन हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की ओर जाते हैं। इस पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा, थोड़ा इस पे भी ध्यान रख लो। हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड को, हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड, और इनकी जरा देखें उलट गंगा बह रही है। ये लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की ओर जा रही है। ये बात समझ में आ रही है? कोई शक? इसका अक्षांश ज्यादा होगा, नहीं होगा? इसका अक्षांश कम होगा, इसका अक्षांश कम है और इसका अक्षांश ज्यादा है। इसका अक्षांश ज्यादा है और इसका अक्षांश कम है, तो ज्यादा से कम की ओर, ज्यादा से कम की ओर, और ये कम से ज्यादा की ओर जा रही है। लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की ओर जा रही है। और ध्यान रखना, लो लैटिट्यूड पे टेम्परेचर ज्यादा होता है और हाई लैटिट्यूड पे टेम्परेचर कम होता है। ये नहीं पता आपको? किसी भी लो से अगर उसकी हाई की ओर बढ़ोगे, वहां टेम्परेचर कम हुआ। 0 से 10 की ओर जाओगे, टेम्परेचर घटेगा। 10 से 30 की ओर जाओगे, टेम्परेचर घटेगा। 30 से 60 की ओर जाओगे, टेम्परेचर घटेगा। 60 से 40 की ओर आओगे, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो निम्न अक्षांश से आप उच्च अक्षांश की ओर जाते हो तो तापमान घटता है, या ना? अब एक चीज बताओ, सामान्य रूप से पवन ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चल रहा है। देखो इधर देखो, सामान्य रूप से जो पवन चल रहा है वो ठंडे इलाके से गर्म इलाके की ओर चल रहा है। ठंडा इलाका, गर्म इलाका।
ठंडा इलाका, अरे इसकी तुलना में इनकी जरा गंगा देखिए, ये गर्म इलाके से ठंडे इलाके की ओर चलते हैं, इसीलिए पश्चिम पवन की तासीर गर्म होती है, क्योंकि गर्म क्षेत्रों से जब ठंडे क्षेत्रों की ओर जाओगे तो उनकी तुलना में तो आप गर्म कहलाओगे ना। पश्चिम पवन गर्म होती है, थोड़ा ऊंचाई मेंटेन करके चलती है। आपको पता है कि गर्म पवन है वो थोड़ा हाइट लेके, तो पश्चिम पवन गर्म होती है, थोड़ी ऊंचाई से चलती है। ध्रुवी पवन ठंडी होती है, नीचे बैठी होती है, सरफेस को छू रही होती है ना बेटा, ये चल रही होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पश्चिम पवन ताकतवर होती है ध्रुवी पवन से, और इन दो पवनों का हो जाता है आमना सामना। ध्रुवी उधर से चलती है पूरे मूड बना के, जैसे पश्चिम पवन चलती है ये भी अपने माहौल बना के, और दोनों हो जाते हैं आमने सामने, और दोनों एक दूसरे को धमकाते हैं कि हट जाओ पीछे, छोड़ दो रास्ता, जाने दो हमें। कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता। ठीक है, पश्चिम पवन ढकेलती है किसको? ध्रुवी पवनों को, हटो। वो कहती तुम हटो, हम कहीं हटे। दोनों पवनों में भीषण टक्कर हो जाती है। और कारण क्या है कि दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होता है। पश्चिम पवन गर्म होती है, ध्रुवी पवन बर्फ वाले इलाके से आ रही है, साहब बताना नहीं है, ठंडी होती है। क्योंकि दोनों पवन का टेम्परेचर अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग ताप की पवनें आपस में जल्दी मिलती नहीं है। अब होता यह है कि जरा सा अब देखो, 2D में ही सब 3D समझाना है आपको। इधर से आ रही है ध्रुवी, इधर से जा रही है पश्चिम, ऐसा। अब कोई पीछे जाने के लिए तैयार नहीं, सब अपना अपना इलाका कब्जाए हुए हैं। ध्रुवी पवन कह रही मेरा इलाका इधर कहां, और पश्चिम पवन कहती है कि तुम मेरे इलाके में कहां। तो दोनों विरोध करेंगे ना एक दूसरे का, जाने नहीं देंगे। और चूंकि पश्चिमा थोड़ी ताकतवर होती है, थोड़ी ऊंचाई पे चलती है, और ये सवार हो जाती है ध्रुवी पवन के ऊपर। ध्रुवी पवन थोड़ा नीचे रहती है, ये थोड़ी गर्म होती है, तो अब पीछे जाओगे नहीं। धरती के नीचे पवन घुस नहीं सकती, कहां जाएगी पवन? डेफिनेटली इनके ऊपर सवार होती है। इनके ध्रुवी पवन के नीचे ध्रुवी पवन हो जाती है, ऊपर ही नहीं होती, एलिवेशन बना के चलती, जैसे चढ़ रही हो, तो ऐसे समझो। अब इनका पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया, किसका? ध्रुवी पवन का, नीचे से लेके ऊपर तक इस तरह से एक स्लोप बन जाता है। अब ये क्या करती है कि ध्रुवीय पवनों को तो अंदर घुसने नहीं देगी, अब ध्रुवीय पवनों को भी मोड़ देती है ऊपर की ओर। अब स्थिति जो बनती है वो कुछ ऐसी बनती है, ये अब थोड़ा जाएगी ऊपर की ओर, और ध्रुवीय पवन अब आके फंसी है इधर, बोल नहीं रहे हो, और आने देगी नहीं इनको, क्योंकि यहां से लेके ऊपर तक कब्जा जमाए हुए हैं। इनकी भी मजबूरी यह है कि आगे बढ़ नहीं सकते, जमीन में घुस नहीं सकते। तो अब ये क्या करती है कि ये भी थोड़ा सा बेंड हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, दोनों ढकेल के ऊपर चले जाते हैं। हाँ, थोड़ा ऊपर पछुआ रहती है, उसके थोड़ा नीचे ध्रुवी रहती है। डायग्राम से ही दिख रहा होगा, और धरातल ये है। क्लियर है बेटा? अब आप मुझे खुद ही बताइए कि जब दोनों पवनें ऊपर की ओर निकल गई तो नीचे बनेगा लो प्रेशर का, नहीं बनेगा? आपस में लड़ भिड़ के चले गए ऊपर, तो किसी भी कारण से मैंने कहा पवन जब ऊपर जाएगी तो नीचे बनेगा लो प्रेशर। न जाने कई बार मैंने बताया। अब ये पश्चिम पवन क्या करती है बेटा कि ऊपर जाके छोड़ती नहीं, इनको ढकेलते लेके जाती है ऐसे, वो भी पुरजोर विरोध करती है। जैसे दो हाथियों की टक्कर देखा है, हाँ डिस्कवरी चैनल वानल देखो, तो दोनों सर भिड़ा लेते हैं और ढकेलते हैं एक दूसरे को। अब कोई ना कोई तो ढकला ही जाता है, लेकिन उसको ढकेलते ढकेलते पीछे ले जाता है, जबकि वो भी ढकेल रहा है, लेकिन उसकी शक्ति कम है। सांड लड़ते हुए देखा है ना,
दोनों ताकत लगाते हैं, लेकिन एक एक को ढकेलने लगता है, वो भी ढकेलता है लेकिन ढकेल नहीं पाता, वही हाल है। दो सांडों की टक्कर है ना। तो इसमें ये वाला सांड थोड़ा तगड़ा है ना, ये इनको ढकेलता है और ऐसे ही ढकेलते आगे लेके जाता है। इसीलिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आ जाते हैं इस इलाके में, क्योंकि बीच में बन गया लो प्रेशर और चारों ओर होगा हाई प्रेशर। अब उस खाली जगह में हवाएं दौड़ पड़ेंगी और चक्रवात आ जाएगा। जाहिर सी बात है कि बहुत तेज नहीं हो सकते, उष्ण वाले जितने भयानक होते हैं ये इतने भयानक नहीं होते। 60 70 80 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड यहां नहीं होती पवन की। क्लियर है बेटा, यानी पवन की खासियत ज्यादा। और लेकिन इनकी एक खासियत बड़ी शानदार है, ये चक्रवात की दिशा एकदम तय है किधर जाएंगे, ये हमेशा पछुआ पवन की दिशा में चलेंगे। अरे यही ना दिशा है, धकेलते हुए उधर ही जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दिशा क्लियर नहीं होती, आतंकवादी टाइप के किधर हमला बोल दे कोई भरोसा नहीं। कभी उड़ीसा पे हमला करेंगे, कभी गुजरात पे हमला करेंगे। देख ही रहे हो आप, इस बार जो हमला हुआ वो गुजरात के तटों की ओर हुआ और मोस्ट ऑफ दी हमला उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों की ओर होता है, क्योंकि ये किधर भागेंगे इनका कोई बड़ा भरोसा नहीं होता। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हर हाल में पछुआ पवन की दिशा में ही आगे बढ़ेंगे, इनकी दिशा एकदम फिक्स होती है। पिछले साल आपसे प्रश्न पूछा था, इस साल नहीं, पिछले साल पीसीएस में पूछा कि भारत में शीतकाल में वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, देख लेना जाके पेपर पिछले साल का। कहा कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। कथन कारण तबीयत खराब कर दिया ठीक ठाक लोग। ये रटंत विद्या वाले तो गए काम से, आप नहीं जाओगे काम से बेटा। इनकी औकात बताएंगे, कुछ भी तो पूछें। बस खाली ईश्वर से प्रार्थना ये करो कि पूछ ले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब डर के मारे ना पूछे तो बात ही अलग है, अगर पूछेंगे ना तो उनके सीने पे चढ़ जाएंगे, कुछ भी पूछो आप। और मैंने आपसे कहा था कि भले ही कम पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो ना उस इलाके से क्वेश्चन बच के न जाने पाए, किसी हालत में आप सफल हो जाएंगे। और सारे इलाके घेरने की चक्कर में हर इलाके से क्वेश्चन भाग जाएंगे, बड़ी भारी तकलीफ हो जाती कंपटीशन। तो एरिया को जिसको पकड़ो उसको इतना कस के पकड़ो कि वहां से अगर क्वेश्चन आए तो बच के जाने ना पाए। क्लियर है बेटा? तो कुछ आइडिया आपको लगा? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के आने का कारण पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन की टक्कर है और कुछ नहीं है। एक बात और समझ में आ रही है? एक बार प्रश्न पूछा कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में ज्यादा क्यों दिखाई देते हैं? बताइए ना आप। बात खत्म यार, इतनी सी बात बोलनी थी, इतनी सी बात बोलनी है। उत्तरी गोलार्ध में, इधर देखो मैप, उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भयानक रूप धारण करते हैं शीतकाल में, ठंडक के दिनों में। गर्मी में इनका आता पता नहीं होता। क्यों? गर्मी में जाके ध्रुवीय क्षेत्रों में कोहराम मचाओ ना, हमसे क्या लेना देना है। हाथी जंगल में लड़े कोई परेशानी नहीं, सांड खुले मैदान में लड़ जाए कोई परेशानी नहीं, शहर में लड़ जाओगे भीड़ में तो देखते हो क्या तांडव मचाते हैं सब। दुकान में घुस जाते हैं सब, किसी गाड़ी वाड़ी रौंदने लगते हैं सब। तो समस्या यह है कि आपकी टक्कर अगर उन इलाकों में हो रही है जहां मानवता से कोई लेना देना नहीं है तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन शीतकाल में वायद आपकी पट्टी चली जाती है नीचे, और ये जो टक्कर हो रही है ये थोड़ा नीचे होने लगती है। और जाहिर सी बात है पूरे इलाके में, पूरे उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात खूब प्रबल होने लगते हैं, तेज होने लगते हैं। यही बताना था बेटा। कौन सा इसमें रॉकेट साइंस लगी हुई है जो आप नहीं बता पा रहे हो? नहीं, सिर्फ इस वजह से बता पा रहे हो कि भूगोल की एबीसीडी आपको नहीं पता। इसमें किसी बड़े सघन नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, और क्वेश्चन आजकल ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। किस गोलार्ध में साल भर ये बड़ी अबाध गति से चलते रहते हैं बिना किसी आधा बाधा के? बताया जा सकता है? दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ ऊपर जाए नीचे जाए कहीं जाए ये चलते रहते हैं, साल भर चलते रहते हैं। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ये शीतकाल में ज्यादा दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि शीतकाल में नीचे चले आते हैं, हमारे इलाके में जाके लड़ने झगड़ने लगते हैं।
और ऐसे चक्रवातों का खामियाजा तो हम भी भुगतते हैं जाड़े में। आप देखते हो कि हमारे यहाँ हर हाल में जनवरी और फरवरी में कुछ बारिश हो जाती है, होती है, खास करके दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी तक कुछ। अरे हमको लगता है इस बार तो ठीक ठाक वर्षा हुई थी, वर्षा काल से अच्छी वर्षा हो गई थी। अभी तो वर्षा काल आपका चल रहा है, बल्कि इससे बढ़िया वर्षा तो शीतकाल में हो रही थी, 3-3 दिन बारिश हो रही थी। ये जो वर्षा होती है वो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों से होती है, और ये चक्रवातों की वर्षा भारत तक होने लगती है। हम सब चर्चा करेंगे बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमारे यहाँ शीतकाल की जो वर्षा होती है उसको साइक्लोनिक रेन कहते हैं, और उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। और वो वर्षा होती है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती वर्षा होती है। बड़े प्यार से हम लोगों ने एक नाम दे दिया है उसे, पश्चिमी विक्षोभ। एकदम जब वर्षा होगी अखबार में पहली हेडिंग बनेगी, फिर आया पश्चिमी विक्षोभ। इस बार ध्यान दिया होगा आपने, हमेशा आएगा पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्यों कहते हैं? विक्षोभ माने हलचल, अरे विक्षोभ माने हलचल, टर्बुलेंस। यानी ये जो विक्षोभ हुआ है वो भारत से पश्चिम में हुआ है, और पश्चिम अगर हुआ है तो कोई जगह होगी ना। ना 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 ना, पंजाब नहीं, ग्लोबल देखो। एक्चुअली जब शीतकाल शुरू होता है ना बेटा, तो वो टक्कर इस इलाके में पहले होती है, क्योंकि ध्रुवी इधर है, पछुआ ऊपर तक जा रही है, इधर टक्कर होती है। जैसे जैसे शीतकाल बढ़ता जाता है, अब ध्रुवी आगे बढ़ने लगती है, पछुआ का इलाका नीचे आने लगता है, अब वो टक्कर इधर होने लगती है, इस इलाके में होने, काफी नीचे आ जाते हैं। अब पछुआ इधर चलने लगी, ध्रुवी अब यहां से यहां तक इलाका कवर कर लिया, और ये जो मुठभेड़ होती है वो भूमध्य सागर के आसपास होती है, मेडिटेरेनियन सी में होने लगती है। और वहां के चक्रवात ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए जम्मू कश्मीर में घुसते हैं, और जम्मू कश्मीर से होते हुए वर्षा करते हुए उत्तर प्रदेश और कभी कभी बिहार तक पहुंचते हैं। और शीतकाल की जो वर्षा होती है भारत में, जो चक्रवाती वर्षा होती है, वो सिर्फ उत्तरी भारत तक सीमित होती है, क्योंकि ये वर्षा जो होती है ये साइक्लोनिक रेन है। अभी अगला टॉपिक हम लोग का है आर्द्रता वर्षा, तो हम लोग पढ़ेंगे वर्षा के प्रकार वगैरह, तो ज्यादा क्लियर होगा। तो हमारे यहाँ वर्षा साइक्लोन से भी होती है, और मानसूनी वर्षा तो होती ही होती है। थोड़ा लिखा जाए, कुछ पल्ले पड़ा, सब निकल गया ऊपर से नहीं नहीं, पल्ले पड़ेगा। हाँ, जो शुरू से है उनको जरूर पल्ले पड़ेगा। हाँ पूछो बेटा। हाँ हाँ, नो नो नो, जाता ही नहीं है। लो, जब आपका मूवमेंट इधर से हो रहा है, इधर से घुस रहे हैं भारत में, जम्मू कश्मीर की ओर से घुस रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो वर्षा होती है वो पानी के रूप में नहीं हो पाती, क्योंकि वहां इतनी ठंड होती है कि वहां बर्फ की वर्षा होने लगती है। और जब जम्मू कश्मीर बर्फबारी होगी, सतर्क हो जाइएगा, आपके यहाँ बारिश होगी, क्योंकि आपके यहाँ इतना कम तापमान नहीं होता कि पानी जम जाए। हाँ, ओले ओले जरूर पड़ जाते हैं। ओले की वर्षा कब होती है? जाहिर सी बात है, विंटर की वर्षा में ही ओलों की वर्षा होती है, गर्मी में नहीं होती। गर्मी में हो जाए तो क्या पूछना है, मजा ही आ जाए। तो ये वर्षा इधर से आती है, यही उसने पूछा। उसने कहा कि जो शीतकाल में वर्षा होती है उसका क्रम क्या होता है? उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से वर्षा करते हुए आता है, यानी इधर भूमध्य सागर की ओर से चलता है। और मैंने क्या बोला था, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पछुआ पवन के मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो इधर, इधर से बढ़ता है इधर, लेकिन कहा कि उधर जाए, इधर कहां चला आता है? अरे भाई, यहां मान लो आया तो ये है ना दिशा पछुआ पवन, इधर कहां घूम गया? इसके पीछे भी भूगोल है। एक्चुअल में जो पामीर का पठार है, तिब्बत का जो पठार है, उसको हम लोग कहते हैं दुनिया की छत है।
आमिर के, हाँ ठीक है, दुनिया की छत कहते हैं। एक्चुअल में वो इलाका ग्रीष्म काल में ज्यादा गर्म होता है। गर्मी के समय ताप पठार है ना, तो गर्मी के समय वहां टेम्परेचर ज्यादा मिल जाता है। शीत काल में बाकी इलाका जितना ठंडा हो जाता है उतना वो ठंडा नहीं हो पाता, तो वहां का वायुदाब थोड़ा कम बना रहता है शीत काल में। और जब ये चलते हैं इधर की ओर, तो लो प्रेशर जो है ना वो बुला लेता है, इधर आ जाओ आ जाओ, माहौल सही है इधर। वो घूम जाते हैं इधर और चले आते हैं भारत में, घुस जाते हैं हिमालय के इधर से। और जम्मू कश्मीर हो तो उत्तर प्रदेश तक ही इनका मिशन रहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाते, वही उत्तरी सीमा में वर्षा करते हुए चलते। और गेहूं की फसल के लिए अमृत होती है, अमृत। और ये शीतकाल की वर्षा गेहूं के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। अगर ये वर्षा जनवरी फरवरी में हो गई तो, और कहीं अप्रैल अप्रैल में हो गई तो धड़ाम, जैसे इस साल ये भी हो रहा था। जब गेहूं की फसल तैयार हो गई, फसलें मजबूत हो गई, दाने आ गए, उस समय जब पश्चिमी विक्षोभ आता है तो बारिश के साथ हवा चलती है, फसलें गिर जाती हैं। और फसलें जब गिर जाती हैं बेटा, तो फिर समझ लो बर्बादी ही है, क्योंकि वो फसल फिर खड़ी नहीं होती, खराब हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है बेटा। तो थोड़ा लिखा जाए, सब पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, लिखें। हेडिंग बन गया बेटा, पश्चिमी विक्षोभ लिखें। अरे नहीं, पश्चिमी विक्षोभ मैं बोल रहा हूँ, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। हेडिंग बनाइए, लिखें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पछुआ पवन तथा ध्रुवीय पवनों के टकराने से उत्पन्न होते हैं। पछुआ पवन और क्या बेटा, ध्रुवीय पवन के टकराने से, टक्कर से उत्पन्न होते हैं। ये लाइन क्लियर रहेगी? इसका छूट जाता है तो अगल बगल में मुझसे पूछा करो बेटा, छूटे तो अगल बगल हम समझ जाते हैं कि इसका छूट गया। लिखें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पछुआ पवन तथा ध्रुवीय पवन के टक्कर से उत्पन्न होते हैं। ये तो मेन लाइन है जो दिमाग में रखना है ना। अब थोड़ा भूगोल समझिए। कभी क्वेश्चन देखिए ना बेटा, तबीयत हरी कर देगा। आप तो बच्चे हो ना, जो टीचर है ना उनसे पूछ के देखो, अगर बुखार ना चढ़ जाए तो मैं अपना नाम बता दूं, पता तो कुछ है नहीं। जो पछुआ पवन होती है उसका अगला भाग भी कोई होगा। अरे पवन अगर चलेगी तो उसका आगे का भाग भी होगा, पीछे का भाग होगा, वही पवन होगी। तो हर पवन का जो अग्र भाग होता है उसको फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्रंट, एयर फ्रंट। हिंदी में वाताग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वाताग्र, एयर फ्रंट कहते हैं। पछुआ पवन का जो फ्रंट होता है वो डेफिनेटली गर्म होगा, तो उसको क्या कहते हैं? उष्ण वाताग्र। वाताग्र माने वात माने हवा का अगला भाग, तब वाताग्र कहते हैं। और ध्रुवीय पवन का वाताग्र ठंडा होगा, तो कोल्ड फ्रंट का निर्माण करता है। और पछुआ पवन हॉट फ्रंट का निर्माण करता है। फ्रंट माने वही वाताग्र। तो पछुआ पवन का जो वाताग्र होता है वो गर्म होता है, और ध्रुवीय पवन का जो वाताग्र होता है वो ठंडा होता है, कोल्ड होता है। इसलिए कहते हैं वास्तव में हॉट फ्रंट और कोल्ड फ्रंट की लड़ाई है। तो बच्चा चला जाता है यूक्रेन, यूक्रेन, ये यूक्रेन की लड़ाई तो नहीं ना बता रहे हैं, हॉट फ्रंट और कोल्ड फ्रंट, नहीं नहीं। वाताग्र को इंग्लिश में फ्रंट कहा जाता है। अब जरा देखो, किसी भी पवन का जो वाताग्र होता है, वाताग्र माने अगला भाग, वो लहरदार होता है, सीधा नहीं होता। जो फ्रंट होते हैं वो लहरदार होते हैं, पीछे सीधी हो जाती है हवा। अगला जो इलाका उसका होता है वो थोड़ा वेव फॉर्मेट में होता है। और इसका जो ही वाताग्र होगा वो भी लहरदार होगा। ये बनाएगा हॉट फ्रंट और ये बनाएगा कोल्ड फ्रंट।
हॉट फ्रंट ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है, और ये एक दूसरे में उलझ जाते हैं। दोनों फ्रंट जब करीब आते हैं तो आपस में उलझने लगते हैं, लहरदार होते हैं ना, इसलिए उलझते हैं। क्योंकि ये ताकतवर होती इसलिए इसको खींच के लेके चली जाती है ऊपर की ओर। वो कहती है आओ मेरे इलाके में, ये कहती है अरे हम ऊपर नहीं जाते, कहा आओ आओ चलो ना, इनको खींच के ऊपर ले जाती है और बन जाता है नीचे लोके। चलो चलो लिखो, लिखें। वास्तव में पछुआ पवन गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती है। इसलिए यह उष्ण वाताग्र का निर्माण करती है, हॉट फ्रंट का निर्माण करती है। इसलिए यह क्या बेटा, उष्ण वाताग्र का, हॉट फ्रंट का निर्माण करती है। जबकि ध्रुवीय पवन ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चलती है, इसलिए शीत वाताग्र का निर्माण करती है, कोल्ड फ्रंट का निर्माण करती है। इसलिए किसका बेटा, कोल्ड फ्रंट का निर्माण करती है। इन्हीं दोनों वाताग्र के टक्कर से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का जन्म हो जाता है। हो गया बेटा? अब लिखो पैराचिट। ये तो क्लियर हो गया ये चक्रवात क्यों आते हैं, ठंडी हवा गर्म हवा के टकराने से, और कोई कारण इनका नहीं होता। क्लियर है बेटा? हाँ, इन चक्रवातों की एक खासियत जरूर देखी जाती है, इसमें बहुत माइल्ड नेचर में हवा चलती है, बहुत तेज हवा नहीं चलती, क्योंकि वायुदाब बहुत मजबूत नहीं बनता, यानी वायुदाब का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए पवन बहुत तेज नहीं चलते, इसलिए जान माल की क्षति नहीं पहुंच पाती। क्लियर है? थोड़ा लिखो। वायुदाब प्रवणता अत्यधिक न होने के कारण पवन का वेग 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होता। ये तो हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अधिक नहीं होता। और साहब लोगों की क्या गति थी जो अभी आपने पढ़ा है, 300-350 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेते हैं, भागने नहीं देंगे। पीछा कर रहे हैं तो आप लोग कार वार से निकल लेंगे, दौड़ा के पकड़ लेंगे, कार को उठा के हवा में तैराने लगेंगे कि चलो अब सड़क पे मार्ग से नहीं है, वायु मार्ग से चलते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक है। और इसमें तो मैंने जैसे कहा 70-80 तो चरम स्पीड है, अमूमन 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की स्पीड होती है। जो बहुत तेज होते हैं वो 70-80 तक जाते हैं, इससे क्षति नहीं होती। आगे लिखो बेटा। ये चक्रवात पछुआ पवन के मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये चक्रवात किसका बेटा, पछुआ पवन के मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं। ठीक है बेटा? कुछ हाँ ना बोलते रहेंगे तो हमको ठीक लगेगा ना बेटा, हम आपको समझा पा रहे हैं। ये चक्रवात किसका बेटा, पछुआ पवन का अनुसरण करते हैं। और जाहिर सी बात, अगर पछुआ का अनुसरण करेंगे तो पछुआ पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, ये भी पवन पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है बेटा? स्पष्ट हुआ? आगे लिखें। दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष भर प्रभावी रहते हैं।
दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष भर प्रभावी रहते हैं, परंतु उत्तरी गोलार्ध में ये शीतकाल में अधिक स्पष्ट होते हैं। परंतु उत्तरी गोलार्ध में ये शीतकाल में अधिक स्पष्ट होते हैं या प्रभाव रखते हैं। बात आपसे अभी हुई थी, आप समझ रहे हैं, लेकिन आप शब्दों में जरूर लिख लें। क्योंकि शीतकाल में, लिखें, क्योंकि शीतकाल में, ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा किधर शीतकाल, उत्तरी गोलार्ध, ब्रैकेट में जरूर लिख लीजिए, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि शीतकाल में, ब्रैकेट में क्या बेटा, उत्तरी गोलार्ध में अस्थायी वायुदाब की पट्टियों का खिसकाव नीचे की ओर हो जाता है। अस्थायी वायुदाब की पट्टियों का खिसकाव क्या हो जाता है बेटा, नीचे की ओर हो जाता है। अब जो भी लिखेंगे बेटा थोड़ा भूगोल वाली भाषा में लिखेंगे ना, आम बोलचाल की भाषा में ठीक नहीं होगा। वायुदाब की पट्टियों का खिसकाव दक्षिण की ओर हो जाता है, नीचे की ओर हो जाता है। क्लियर है? परिणाम स्वरूप ध्रुवीय पवन अधिक निम्न अक्षांशों तक चलने लगते हैं। मतलब समझ पा रहे हैं? नीचे तक आने लगते हैं। अच्छा, अतः ध्रुवीय पवन अधिक निम्न अक्षांशों तक चलने लगते हैं। लिख लिया? अतः ध्रुवीय पवन अधिक निम्न अक्षांशों तक चल, ये जो लिखा है शब्द, इसको महसूस करो हम क्या कह रहे हैं। और नीचे तक आने लगते हैं। निम्न अक्षांश माने विषुवत रेखा की ओर, और नीचे तक आने लगते। अब ये जो टक्कर होगी पछुआ पवन से, अब वो थोड़ा नीचे होगी, होगी कि नहीं? जब आप वहां से यहां चले आए तो पछुआ पवन तो अब यहीं भिड़ेगी ना जहां आप आ गए हो, तो अब निम्न अक्षांशों पे टक्कर होना शुरू हो जाती है। और फिर ये चारों तरफ उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में चक्रवात ही चक्रवात नजर आने लगते हैं। लेकिन विंटर में ऐसा ही एक चक्रवात का भुगतान हम लोग भी कर लेते हैं, उसका उल्लेख करना बहुत जरूरी है। लेकिन शीतकाल में इसी प्रकार के चक्रवात भूमध्य सागर के आसपास आने लगते हैं। शीतकाल में इसी प्रकार के चक्रवात कहां बेटा, भूमध्य सागर के आसपास आने लगते हैं। ठीक है? ठीक है, आने लगते हैं। जिनका प्रभाव भारत तक होता है, जिनका प्रभाव कहां बेटा, भारत तक होता है, इसे हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से बेटा, पश्चिमी विक्षोभ के नाम से, इंग्लिश में इसको कहते हैं वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। क्लियर है? हाँ। इन्हीं के कारण भारत में शीतकाल में वर्षा होती है। ठीक है, इसी कारण भारत में शीतकाल में वर्षा होती है। यह वर्षा पश्चिम से पूरब की ओर क्रमशः कम होती जाती है। यह वर्षा पश्चिम से पूरब की ओर कम होती जाती है। सहमत हैं? अरे जब पश्चिम से बरसते आ रहे हो तो डेफिनेटली जैसे जैसे पूरब की ओर जाओगे वर्षा की मात्रा घटती ही जाएगी। ये जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं बेटा भूमध्य सागर के आसपास, ये यहां से चल पड़ते हैं पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। तो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, हमारे पट्टीदार माने पाकिस्तान होते हुए ये भारत में घुस जाते हैं। थोड़ा लिख लें, पश्चिमी विक्षोभ ईरान, इराक,
अफगानिस्तान, पश्चिमी विक्षोभ, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए उत्तरी भारत के जम्मू कश्मीर से भारत में प्रवेश करता है। ठीक है बेटा, तो उधर से भी देखो चाहे भारत में देखो, माने ओवरऑल देखो चाहे भारत में खाली देखो, हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर वर्षा घटेगी। यानी जम्मू कश्मीर में जितनी वर्षा होगी हमारे यहाँ उतनी वर्षा नहीं। ये पंजाब में बारिश होती है, और आपको पता है कि गेहूं के लिए बहुत उपजाऊ भूमि है पंजाब की, और बेहतरीन गेहूं की फसल होती है। गेहूं की फसल शीतोष्ण कटिबंधीय है, गेहूं सिर्फ शीतोष्ण कटिबंधों में होता है। दो एक राज की बात यह भी पता चली, गेहूं जो फसल है वो शीतोष्ण कटिबंधीय है, क्योंकि इसकी तासीर बड़ी अलग अलग है। बुआई के समय सबसे कम तापमान चाहिए, कटाई के समय सबसे हाई टेम्परेचर चाहिए। अरे गेहूं जब बोया जाता है तो टेम्परेचर जितना कम रहे उतना ही अच्छा है, जितनी ठंडक पड़े गेहूं के लिए उतना ही बढ़िया है, जितना कोहरा वरा शीतलहर पड़े गेहूं के लिए उतना ही बढ़िया है। क्लियर है बेटा? और कटाई के समय जितना हाई टेम्परेचर हो उतना ही बढ़िया है, 45 डिग्री हो जाए, 46 डिग्री हो जाए। अब आप मुझे बताओ, ये टेम्परेचर डिफरेंस धरती पे कहाँ होगा? शीत कटिबंध में होगा? सवाल ही नहीं है। उष्ण कटिबंध में होगा? नहीं, वहां गर्मी रहेगी, साल भर गर्मी रहेगी, तो वो माहौल तो सिर्फ और सिर्फ शीतोष्ण कटिबंध में मिलेगा ना। एक बार सबसे कम तापमान और एक बार सबसे हाई टेम्परेचर, इसीलिए संधि स्थल पे ही बोया जाता है। जब मिनिमम टेम्परेचर होता है तो इसकी बुआई होती है, और जब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है तो इसकी कटाई होती है। बोल नहीं रहे बेटा? यही गेहूं की खासियत है। और पूरी दुनिया में गेहूं कहां होगा? जहां ऐसा माहौल होगा वहीं होगा, और कहीं नहीं होगा। यूक्रेन में होगा बिल्कुल, यूक्रेन गेहूं का उत्पादन करता है, रशिया के कुछ इलाकों में गेहूं का उत्पादन होता है, हम भी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में गेहूं का उत्पादन होता है। प्रेरी प्रदेश विश्व विख्यात है गेहूं के उत्पादन के लिए, बोले बेटा? अर्जेंटीना में गेहूं का उत्पादन होता है, पंपास में होता है। क्यों? वहां भी वही माहौल है जो हमारे यहाँ माहौल है। तो ये माहौल, अरे भूगोल और आर्थिक भूगोल, मानवीय भूगोल सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई पृथक पृथक नहीं है बेटा। जैसे कुत्ते हमारे यहाँ होते हैं वैसे कुत्ते पहाड़ पे होते हैं। अरे जिस डिजाइन के कुत्ते हम लोग के यहाँ होते हैं उसी डिजाइन के कुत्ते पहाड़ों वालों पे भी होते हैं? नहीं होते। जैसे पेड़ हमारे यहाँ होते हैं वैसे पेड़ पहाड़ों पे होते हैं। जैसे आदमी हमारे यहाँ होते हैं वैसे आदमी पहाड़ों पे होते हैं? नहीं होते। तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति का जो पर्यावरण है वो सबको प्रभावित करता है। एक बार हम लोगों के ट्रेनिंग सेंटर में एक बच्चा था कुमायूं का, माउंट आबू में, उसकी नाक चिपटी थी, नेपाली जैसा फ्लैट। मैंने कहा तुम्हारी नाक क्यों चिपटी है? आनंद लेते थे लोग, सभी लोग। तो मुझे लगा हम लोग तो चिढ़ता नहीं था जैसे कुछ लोग चिढ़ जाते हैं। बड़ी फ्लैट नोज होती है, एकदम लपकी, है ही नहीं हड्डी, एकदम चिपकी हुई नाक, सबकी होती है वैसी। मैंने कहा तुम्हारी नाक इतनी चिपटी काहे है? तो अच्छा, कुछ को देखोगे बाल एकदम खड़े, सुअर के बाल जैसे, वो डाउन होते ही नहीं, एकदम खड़े रहेंगे। ये मंगोल प्रजाति के लोग, सबकी अपनी अपनी खासियत है। हाँ, वो नहीं, डाउन हो ही नहीं सकता, वो एकदम कांटे जैसा खड़ा रहता है। बहरहाल अब वो जीन उन इधर उधर घूम गया होगा किसी तरीके से, उसको कहना बड़ा मुश्किल है। हम लोग यहाँ भी तो कुछ लोग होते हैं जिनकी आंखें नीली होती हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन आंखों का रंग नीला अच्छा लगता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। यूरोप में तो सबकी होती है। हम लोग के यहाँ जो आंखों का रेटिना का कलर वो ब्लैक होता है या ब्राउन होता है,
लेकिन आप यूरोपियन को देखोगे तो थोड़ा ब्लू कलर की होती है, ठीक लगता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब इधर ब्लू हो गया, किसी की आंखों का रंग, एक अभिनेत्री है आपकी, उनकी आंखों का रंग कुछ वैसा ही है, अब नाम नहीं लेंगे किसी का, उचित नहीं है। तो एक बात होता है कि जीन इधर उधर तो गया ही है, अगर गया नहीं होगा तो आंखों का रंग कैसे बदलेगा। तो बहरहाल, तो मैंने उससे पूछा कि मित्र तुम्हारी आंख फ्लैट क्यों है। तो कहते हैं ना कि बेटा बुरी चीजों से भी अच्छी चीजें निकाली जाती हैं। अब पढ़ाएंगे किसी दिन, आपसे हम बात करेंगे उस विषय पे। उसने इस चीज पे भड़कने की जगह पे इसने वो उसको एंजॉय कर लिया। कहा कि मनोज भाई मैं कहाँ का हूँ। मैं कहा तुम तो पहाड़ के हो। कहा पहाड़ पे ठंड बहुत होती है। हम कहाँ, कैसे नाक में कैसे होती है, हवा ही ना घुसने पाए। तो इसीलिए हम लोग की नाक फ्लैट होती है कि हवा कम से कम नाक में घुसे, ठंडा कम लगे। अब मजा ले लिया वो भी। तो कहने का मतलब ये है ना बेटा कि नेचर सबको डिमार्केट करती है, वन वनस्पति मनुष्य पशु सबको वो गवर्न करती है। आप पहाड़ों पे चले जाओ, सबका स्किन फेयर कलर के होती है। आप चले जाओ कुमायूं गढ़वाल ये सब पूरे इलाके में चले जाओ, कोई आपको डार्क कलर का दिखेगा ही नहीं, सब गोरे होते हैं। क्यों ना हो, क्यों ना हो। साउथ में चले जाओ, बढ़िया कलर सबका दिखता है, क्यों ना दिखे। नेचर सब कुछ डिसाइड करती है। जैसे पेड़ हमारे यहाँ होंगे वैसे पहाड़ पर नहीं होंगे। पहाड़ों पर अगर जाओगे हाई एल्टीट्यूड पे तो सारे कोड़धारी वन आपको मिलेंगे, वैसे ही होंगे तभी जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। पहाड़ों पे घर भी देखोगे सब ढलुआ छत वाले होते हैं। हम लोग जैसा फ्लैट छत कोई नहीं बनाता। बना लो, और अगर शीतकाल में आपका घर जमींदोज न हो जाए तो अपना नाम बदल देंगे, कई 100 टन बर्फ जमा हो जाएगी। यहां कुछ लोग ढलुआ बनाते हैं। अब वो तो फैशन में बनाते होंगे भाई, डिजाइन में अलग बात है, यहां तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सब पूरी प्रकृति का बेटा मामला है। नेचर निर्धारित करता है कि आप क्या खाएंगे पिएंगे, नेचर निर्धारित करता है कि आपका रंग रूप कैसा होगा, सब प्रकृति निर्धारित करती है। आप देखते हो कोल्ड कंट्री के लोग ज्यादातर नॉन वेज खाते हैं, मांसाहारी होते हैं। क्यों ना हो, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, उपलब्ध भी ज्यादा है। हम भारतीय शाकाहारी मांसाहारी दोनों मिक्सचर हैं। हम लोग के यहाँ एक परंपरा है कि गाँव में अब वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है कि भाई 45-50 की उम्र के हो जाए तो गुरुमुख हो जाए। नाम सुना है? अब तो नाम भी नहीं सुनोगे 2-4 साल के बाद, खत्म ही हो रहा है। तो कहते हैं गुरुमुख हो जाना, वो गांव में बोला जाता है, शहर में तो बोल दो कोई सुन ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। तो अब वो जब गुरुमुख होते हैं तो उनको नॉनवेज खाने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि आप नॉनवेज नहीं खाएंगे। और ऐसे लोग खाना तो छोड़ दो, नाम सुन के भाग खड़े होते हैं, भले जिंदगी भर खाए हों। क्योंकि हमारे यहाँ है स्थिति, हमारा हॉट टेम्परेचर का माहौल है पूरे साल भर। आप साल भर के 1 महीना निकाल दो, 1.5 महीना, तो पूरे साल भर हमारे यहाँ ठंडक रहती है, सॉरी गर्मी रहती है। जनवरी फरवरी छोड़ दो आप, दिसंबर जनवरी फरवरी, तो बाकी के महीने तो हमारे यहाँ गर्मी ही रहती है ना बेटा। तो हॉट टेम्परेचर ये सब चीजों को खाने के लिए अनुकूल नहीं होता। एक उम्र जब हमारी थोड़ी सी रहती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ठीक होता है तो ठीक है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है तो हम लोगों ने एक धार्मिक प्रक्रिया जोड़ दिया कि अब ऐसे नहीं मानोगे, ऐसे मान लो, और अच्छा भी है। अधिक उम्र में अगर आप नॉनवेज वगैरह का सेवन कर रहे हैं तो नाचते नाचते, जिम एक्सरसाइज करते करते कहाँ धड़ाम हो जाएंगे कोई भरोसा नहीं। आप गांव में जाके देखो ना, वो बड़े सिस्टम से अपनी जिंदगी जीते रहे, और जो बचे वो तो सेंचुरी लगाए, जो जाते ही आउट हो गए बात अलग है। पिच पे जाते ही आउट हो गए उनकी बात अलग है, लेकिन जो बैटिंग शुरू कर दिए ना वो सेंचुरी लगाए। एक्चुअल में पहले हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं थी, तो शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक होती थी। आप जाके देख लो, अगर किसी पेरेंट्स के 3 बच्चे हैं तो एक आध जरूर कैजुअलिटी हो गई। अब नहीं होती, क्योंकि अब मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। और उस जमाने में जो बच गए वो सेंचुरी तो लगाएगी, शतक तो लगाएगी, क्योंकि उनके जीने का ढंग एकदम परिवेश के हिसाब से निर्धारित किया गया था। इस उम्र में आपको ये करना है, इस उम्र में आपको ये सब खाना पीना छोड़ना। अभी बाज नहीं आते,
55-60 साल की उम्र है, नॉन वेज बहुत पसंद है। हाँ तो प्रस्थान करेंगे जल्द ही। इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। बहरहाल तो कुछ क्लियर हुआ बेटा। अब हेडिंग बना लें प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन। तो आज यहीं बेटा रोकेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एंटी साइक्लोन। ठीक है बेटा, थैंक यू।